हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में आपसे जो भी क्वेश्चन बनता है वो इस वीडियो के बाहर नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। ध्यान से अगर सुनेंगे तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी और कुछ चीजें आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषता से ही क्वेश्चन आया है, तो बिना देरी किए हुए वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं से थोड़ी बहुत क्वेश्चन, जैसे इसे इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है ना, जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसे सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखो, इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, इसे नगरीय सभ्यता के नाम से, यह ऐसे लिखो, यह नगरीय सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, यह नगरीय सभ्यता थी। लिखो, यह काशी, यह काशी युगीन सभ्यता थी, सभ्यता थी, ठीक है। छठा पॉइंट लिखो, यह आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, यह आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित थी, से संबंधित, ठीक है। और लिखो, और 6 पॉइंट हो गया। अब देखो एक एक करके समझाते हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्यों। देखो, जब पहली बार इस सभ्यता का पता चला कि भारत के संदर्भ में, भारतीय महाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता है जो क्या है, बड़ी प्राचीन सभ्यता है, ठीक है ना। तो जब इसके बारे में पता चला तो सबसे पहले जो सिंधु नदी है, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, पंच नद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इन पंच नदियों और इन सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थल की खुदाई हुई, ठीक है ना। तो जो स्थल निकले उन आधार पर कहा गया सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जो इर्द गिर्द मिले, इस वजह से इसे कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात यह सभ्यता सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के इर्द गिर्द स्थित होने वाले स्थलों के आधार पर, अर्थात सिंधु घाटी के क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया बाबू, सिंधु घाटी सभ्यता। अर्थात सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन या आसपास स्थित होने के कारण अधिकतर स्थलों को कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन आगे चल के सिंधु नदी के साथ साथ सरस्वती नदी के भी आसपास कुछ स्थल मिले, तो इस वजह से कहा गया सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन बाद में इतिहासकार बोले कि भाई साहब, ऐसे तो बहुत सारी नदियों के इर्द गिर्द स्थल मिलेंगे, तो क्या सबका नाम ऐसे रखते चलेंगे, तो नहीं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से आगे चल के हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, इस वजह से हड़प्पा के नाम पर ही क्या किया गया, अधिकतर स्थलों, इस सभ्यता को क्या नाम रख दे दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। तो नोट करके लिख लो, नोट करके, कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे उपयुक्त नाम क्या है, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम लिखो। नोट, इस सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम, सबसे उपयुक्त नाम, सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है ना। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये था इसकी सामान्य सी विशेषताएं। और दूसरा अगला क्या है, यह नगरी सभ्यता थी। जितने भी स्थल 900 से 1000 स्थल जो भी मिले हैं, उनमें से बहुत सारे नगर, जैसे 8-9 नगर क्या हैं, 8-9 स्थल कैसे थे, नगर थे। मतलब 9 से 1000 स्थलों के बीच खुदाई हो चुकी है, पता चल चुका है इस सभ्यता के बारे में। लेकिन उनमें से कुछ स्थल, जैसे 9-10 स्थल ही कैसे मिले हैं, नगर के रूप में मिले हैं। लेकिन पहली बार मिला नगर, भारतीय महाद्वीप में पहली बार नगर मिला, इस वजह से इसे नगरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। इसी सभ्यता के लोगों ने, इसी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कांसे का निर्माण किया, पहले सबसे पहले कांसे का निर्माण किया। इसी वजह से इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। कहा गया बाबू कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले कांसे का निर्माण किसने किया, हड़प्पाई लोगों ने, इस वजह से इसे कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। यह भाई साहब आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिस काल में इतिहास या साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा न जा चुका हो, पढ़ा न गया हो, तो ऐसे काल को कहा जाता है
आद्य ऐतिहासिक काल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये बकायदा पूरा बताया कि आद्य ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है ना, और वहां पर कैसे क्वेश्चन बनता है तो हम आपको बताएं। तो यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा था कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा काल आता है, तो आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता इसी के अधीन आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता आता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताएं, हमने आपको बता दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता कैसा था, सबसे उपयुक्त नाम कौन था बाबू, हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की। और चलो अब ये सामान्य जानकारी हो गई होगी, अब डालो इसके आगे। अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं कि कहां कहां तक विस्तार था, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं लिखो। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, समकालीन का मतलब होता है कि जो साथ साथ, जैसे अब हमारा और मेरे भाई का, आपका और हमारा क्या हुआ, समकालीन। मतलब आप भी हमारे समय के हैं और हम भी आपके समय के हैं। जैसे आपके पिताजी और मेरे पिताजी कैसे होंगे, समकालीन होंगे। आपके बाबाजी और मेरे बाबाजी क्या थे, समकालीन थे। तो जो समान काल में चलता है उसे समकालीन कहते हैं, जो समान काल में चलता हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। अब समकालीन का मतलब, जब हड़प्पा सभ्यता था तो उस समय और कौन सी सभ्यताएं पूरी दुनिया में थी, इसका कहने का मतलब ये है। तो पहला था बाबू, लिखो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा लिखो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की, अगला है मिस्र की सभ्यता। तीसरा है बाबू, लिखो तीसरा है हवांगहो की सभ्यता, ठीक है, की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं किसके समकालीन थी, जब हमारे महाद्वीप में अर्थात भारतीय महाद्वीप में जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था, उसी समय ये तीन सभ्यताएं भी पूरी दुनिया में चल रही थी, ठीक ना, उसके समय ही चल रही थी। तो मेसोपोटामिया किस नदी के, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी, जैसे यहाँ पर सिंधु देखा ना आपने, उसी तरह ये कौन सी, ये वाली सारे कौन कौन सी नदियों पे, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों पे, दजला एवं फरात नदी के तट पर था, ठीक ना, दजला एवं फरात नदी के तट पे था। और मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे था, तो आप कहोगे मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पे था, इसलिए नील नदी, इसलिए मिस्र सभ्यता को नील का वरदान कहते हैं, ठीक है ना। हवांगहो की सभ्यता किस नदी के तट पे था बाबू, तो आप कहोगे हवांगहो नदी के तट पे, ठीक है ना, हवांगहो नदी, हवांगहो नदी, ठीक है ना। ये तीन सभ्यताएं थी, ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है। चीन की सभ्यता या हवांगहो की सभ्यता, इसे चीन की भी सभ्यता कह सकते हो, ऐसे लिख लेना, चीन की सभ्यता, ठीक है, या नदी के नाम पे दे दे तो भी यही लगा कराना, या हवांगहो दे दे तो भी यही लगाना, ठीक है ना। ये तीन सभ्यताएं आपको याद रखना, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात की नदी के तट पर, मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर, चीन की सभ्यता हवांगहो नदी के तट पर, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां है ये देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हेडिंग डालो, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, देखो इसका विस्तार, देखो क्या था, इसका विस्तार कितने क्षेत्र में फैला था, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, 600 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात इसे कह सकते हो ना 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या था बाबू, हड़प्पा सभ्यता फैला था। या कैसे, ये ध्यान रहे। दूसरी बात कि ये कैसा था, ये लिखो त्रिभुजाकार आकृति में था, त्रिभुजाकार आकृति में फैला था, ठीक है ना, आकृति में फैला था, ये भी ध्यान रहे, फैला था। दूसरा बात बाबू, तीसरी बात लिखो, यह 3 देशों में इसका विस्तार था, 3 देशों में विस्तार था, यह 3 देशों में विस्तार था, ठीक है ना, 3 देशों में विस्तार था। अब ये 3 देश कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर। एक तो पाकिस्तान, लिखो पाकिस्तान, दूसरा लिखो अफगानिस्तान, तीसरा लिखो भारत, ठीक है, ठीक है। इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहां कहां था, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और भारत में। या किस रूप में था, अब हड़प्पा सभ्यता किस रूप में फैला हुआ था, तो आप कहोगे त्रिभुज के रूप में फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का टोटल विस्तार कितना था, तो कहोगे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। आप देख लेते हैं, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था वह भाई साहब सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन था, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन था, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन था, सबसे दक्षिणी क्षेत्र, जैसे आपका जिला के संदर्भ में पूछता है, जैसे उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे उत्तरी जिला, सबसे दक्षिणी जिला, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी स्थल, और वह किस नदी के तट पर स्थित है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखो यहीं पर हम लोग लगे हाथ ये भी देख लेते हैं, तो ऐसे बना लो। तो आपको पता है कि ये कौन सा क्षेत्र होता है बाबू, पूर्व होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है, पश्चिम होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो आप कहोगे उत्तर होता है, ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो आप कहोगे दक्षिण होता है, ठीक है ना। इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता था, सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन था, क्या उसका नाम था आलमगीरपुर, ठीक है ना, उसका क्या नाम था, आलमगीरपुर, क्या नाम था, सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का कौन था, आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिमी स्थल आप कहोगे तो सुतकांगे डोर, क्या नाम था उसका, सुतकांगेडोर, ठीक है ना। सबसे पश्चिमी स्थल का नाम क्या था, सुतकांगेडोर। सबसे उत्तरी स्थल का नाम था मांडा, क्या नाम था बाबू, मांडा, क्या नाम था, मांडा, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी स्थल का नाम दैमाबाद, ठीक है ना, दैमाबाद।
सबसे दक्षिणी स्थल का नाम क्या था बाबू? दैमाबाद, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद। अब देखो आलमगीरपुर कहां स्थित है बाबू? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आप कहोगे सुतकांगेडोर कहां है? तो आप कहोगे पाक में, ठीक है, पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। दैमाबाद कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। मांडा कहां पर स्थित है? तो आप कहोगे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर स्थित है बाबू मांडा? जम्मू कश्मीर में। अब पूछता है कि बाबू ये जो दैमाबाद है ये किस नदी के तट पर है? तो आप कहोगे गोदावरी की नदी के तट पर। किस नदी पर? गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर। गोदावरी या ना दिया रहे गोदावरी तो आप लगा देना प्रवरा, ठीक है, प्रवरा नदी इसी की सहायक नदी है, ये ध्यान रहे। और बाबू सुतकांगेडोर किस नदी के तट पर है? तो दास्क नदी। कौन सा नदी का नाम है उसका? दास्क नदी के तट पर है, ठीक है ना। उसके अलावा आलमगीरपुर किस नदी के? तो हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन, ठीक है ना, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है ना, हिंडन नदी। और मांडा चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नदी कौन था? तो आप कहोगे हिंडन। सबसे पश्चिमी नदी कौन था? दास्क नदी। सबसे उत्तरी नदी कौन था? चिनाब। सबसे दक्षिणी नदी गोदावरी, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के तट पर स्थित था। तो ये आपको ध्यान में रखना। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा होगा? आलमगीरपुर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सुतकांगेडोर, जो दास्क नदी के तट पर है। सबसे पूर्वी सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पर है। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद, जो गोदावरी नदी या प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज, ठीक है ना। एक बार फिर से आपको बताता हूं, ध्यान देखिए, जितनी बार आप जितनी ध्यान से सुनेंगे उतनी ही जल्दी आपको याद होगा। हमने क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बताया, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है? कितने क्षेत्र में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता? तो कहोगे 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में। और दूसरी बात, अगर इसे 12,99,600 को 13 लाख लगभग समथिंग में बोल सकते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि भाई साहब यह किस रूप में फैला था? तो त्रिभुज के आकार में हड़प्पा सभ्यता पूरा फैला था, ठीक है ना। यह कितने देशों में विस्तार था? तो 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इन 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। आगे भाई साहब पूछता है कि भाई साहब हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? और यह किस नदी के तट पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है? यह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो सबसे पूर्वी स्थल हड़प्पा सभ्यता का आलमगीरपुर है, जो कहां पर स्थित है बाबू? उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी के तट पर है। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है, जो दास्क नदी के तट पर स्थित है भाई साहब, ठीक है ना, जो पाकिस्तान में स्थित है। दैमाबाद जो कहा है भाई बाबू? गोदावरी नदी के तट पर है, महाराष्ट्र में। सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर, ठीक है ना। तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं अगले पे। एक क्वेश्चन, अब अगला टॉपिक है हमारा, हाँ, महत्वपूर्ण स्थल, हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल पूछ लेता कि बताओ, चलो बताओ, रंगपुर किस जिले में स्थित है? हड़प्पाई स्थल रंगपुर कहां पर स्थित है? पूछ लेता है सुरकोटदा कहां पर स्थित है? आपसे पूछ लेता है धौलावीरा कहां पर स्थित है, ठीक है ना, लोथल कहां पर स्थित है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है या मिलान करने के लिए दे देता है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि भाई साहब ये स्थल कहां पर स्थित है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके इन स्थलों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हड़प्पा, ठीक है ना, सबसे पहले हड़प्पा देखते हैं, हड़प्पा। दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो। तीसरा नंबर मोहनजोदड़ो के बाद चनहुदड़ो, ठीक है ना, चनहुदड़ो। चौथा स्थल है बाबू, चनहुदड़ो के बाद आपका चौथा स्थल है रोपण, रोपण। पांचवा स्थल है बाबू आपका आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। छठा लिखो रंगपुर, अभी सब बताते हैं, ठीक है ना। सातवां रंगपुर। आठवां लिखो लोथल, सातवां। आठवां लिखो कालीबंगा, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। अगला है नौवां है रंगपुर, रंगपुर हो गया आपका, हो गया। और धौलावीरा लिख लो, धौलावीरा, धौलावीरा। 10वां है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, ठीक। 11वां है सुतकांगेडोर, 12वां है दैमाबाद, दैमाबाद। 13वां बाबू लिखो, दैमाबाद के बाद लिखो, दैमाबाद के बाद लिखो राखीगढ़ी, बनावली लिखो, बनावली। 14 लिखो मुंडीगाक, मुंडीगाक। 15 नंबर लिखो सोतुरघई, सोतुरघई, ठीक है ना, सोतुरघई, ठीक है ना। ये आपके 15 स्थल है। अब देखो क्या है कि आपका स्थल पूछ लेता है कि ये स्थल कहां है। बहुत सारे एग्जामों में सीधे पूछा गया है कि ये स्थल कहां पर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इसके स्थलों के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन कुछ स्थल ऐसे भी हैं जो पूछ लेता है कि यहां पर, जैसे मान लीजिए ये क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, जगह थे, कई 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 जगहों पे। जैसे मानो कि जैसे ये मान लो कि भारत है बाबू, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये मान लो भारत है, ठीक है ना, अब ये हिमालय है, ठीक है ना, अब ये हिमालय है, अब इधर से हिमालय। अब पहले तो मान लो कि भारत और पाकिस्तान एक में था, ठीक है ना। इधर अफगानिस्तान में भी हमने बताया कि कुछ स्थल, 2 स्थल मिले हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान तक विस्तार था, तो ये बीच वाला मिटा देते हैं, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, ठीक है ना, उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं था। तो ये वाला अर्थात यहां से लेकर यहां तक के स्थल मिले हैं, कई सारे स्थल मिले, जैसे मुंडीगाक, सुतुरगोई, लोथल, धौलावीरा, उसके अलावा आलमगीरपुर, ठीक है ना, मांडा, चिनाब, ऐसे करके मिला है बहुत सारे स्थल ऐसे करके। तो ये जो जगह है बाबू ना, ये जगह तो अलग अलग जगह ये पूछ लेता है कि ये जगह कहां पर स्थित है। तो आपसे ऐसे मैप में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट दे देगा। जैसे मान लो कि ये कौन
सा बाबू? मांडा है। कौन सा है? मांडा है। मान लो ये कौन सा है? आलमगीरपुर है, ये दैमाबाद है, ठीक है ना, लोथल है, ऐसे करके पूछ लेगा। तो पूछ लेगा कि बताओ दैमाबाद कहां पर स्थित है, मांडा कहां पर स्थित है, सुतकांगेडोर कहां पर स्थित है, शत्रुघोई कहां पर स्थित है, तो ऐसे आज तक पूछ लेता है। दूसरा पूछता है कि ये किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, ये किस नदी के तट पर स्थित है, या किसी ना किसी नदी पर स्थित है, किसी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपसे पूछ लेता है कि नदी के कौन से नदी के किनारे हैं, कुछ सारे नहीं, इन सारों का नहीं, जिनका पूछता है उनका बताएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात आपसे पूछता है कि भाई साहब बताओ कि ये जो स्थल है, ये जो आलमगीरपुर है, यहां पर खुदाई किस अधिकारी के नेतृत्व में कराया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो ये बताएंगे, हालांकि सबका नहीं बताएंगे, लेकिन जिनका महत्वपूर्ण है उनका बताएंगे, ठीक है ना। तो जो जो क्वेश्चन पूछा गया है उनका बता देंगे, और कुछ एक्स्ट्रा इसमें से 2-4 बताएंगे जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, बस आपको बताने का ये पर्पज था। तो आपने हेडिंग डाल ही दिया होगा, लिख भी लिया होगा। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले हड़प्पा कहां स्थित है, हड़प्पा कहां पर स्थित है, सबसे पहले उसका लोकेशन देखते हैं। तो आप कहोगे हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, ठीक है ना, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, जो भारत जो पंजाब है ना, वो दोनों क्षेत्र में, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है और भारत में सटा हुआ, ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां पर हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो भी कहां स्थित है बाबू? ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनउदड़ो भी कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रोपड़ कहां है बाबू? तो रोपड़ पंजाब में स्थित है, ठीक है ना, भारत के पंजाब में। रोपड़ कहां स्थित है? भारत के पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। आलमगीरपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। रंगपुर कहां है बाबू? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में, ठीक है, सॉरी गुजरात में, गुजरात में। रंगपुर कहां स्थित है? गुजरात में। लोथल भी कहां स्थित है? तो कहोगे गुजरात में, गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहां है? तो कहोगे राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, राजस्थान में स्थित है। उसके अलावा धौलावीरा कहां पर स्थित है? तो ये भी कहोगे गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। राखीगढ़ी कहां है? तो कहोगे हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। उसके अलावा सुतकांगेडोर कहां है? तो आप कहोगे सुतकांगेडोर पाकिस्तान में है, ठीक है ना, पाकिस्तान या पाक लिख लेना, ठीक है ना। दैमाबाद कहां है? तो कहोगे महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। बनावली कहां पर है? तो कहोगे हरियाणा में है, हरियाणा में, ठीक है ना। बनावली कहां पर स्थित है? हरियाणा में। मुंडीगाग कहां पर है? तो मुंडीगाग और शत्रुघोई दोनों ही अफगानिस्तान में है, ठीक है ना, अफगानिस्तान, ठीक है। मुंडीगाग और शत्रुघोई कहां है? शत्रुघोई कहां है? अफगानिस्तान में, ठीक है ना। मुंडीगाग और शत्रुघोई कहां है? अफगानिस्तान में। तो ये लोकेशन था, ठीक है ना। ये लोकेशन आपको एकदम रट लेना चाहिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताओ राखीगढ़ी कहां है? तो हरियाणा में। दैमाबाद कहां है? हरियाणा में। बनावली कहां है? हरियाणा में। मुंडीगाग कहां है? अफगानिस्तान में। शत्रुघोई कहां पर स्थित है? तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनता है जो पूछ लेता है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो सबका नहीं, जो महत्वपूर्ण है उनका हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अब जैसे ये स्थल हो गया, अब कौन मतलब कौन सी नदी के तट पर स्थित है ये भी हम लोग देख लेते हैं, कि पूछ लेता है कभी कभी कि किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहोगे रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के। एक मिनट देखें, ऊपर वाला कट तो नहीं रहा, ऊपर वाला कट रहा है, ठीक है ना, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ऊपर वाला जो हड़प्पा है, हड़प्पा है, ठीक है ना, हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? रावी नदी के तट पर स्थित है, ये देख लेना, ठीक है ना। अब मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये सिंध नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। और चनउदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। रोपड़ किस नदी के? सतलज नदी, सतलज, ठीक है ना। रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित। आलमगीरपुर आपको बता दिए थे, हिंडन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, हिंडन नदी के तट पर। रंगपुर कहां पर स्थित है? तो रंगपुर आपका जो है वो मादल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना, मादर, ठीक है ना, मादल नदी। लोथल भगवा नदी के, भोगवा, ठीक है ना, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। उसके अलावा कालीबंगा, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, घग्गर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। ये स्थिति है, ये वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इतना नदियों का याद रखना, हड़प्पा रावी नदी के, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के, चनउदड़ो सिंध नदी पर, ठीक है ना। उसके अलावा आपका हमने बताया रंगपुर मादल नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश का स्थल हिंडन नदी के तट पर, आलमगीरपुर, ये सारे स्थल जो है ना ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, इतने स्थल। अब इसी के बाद पूछ लेता है कभी कभी, महत्वपूर्ण वालों का लिखा रहे हैं, पूछ लेता है कि बताओ हड़प्पा की खुदाई किसने कराई थी, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराए थे। तो जो महत्वपूर्ण वाले हैं ना बाबू उनका लिखा देते हैं। तो लिखो महत्वपूर्ण वाला जो है उसका लिखा देते हैं, ठीक है। लिखो हड़प्पा की खुदाई किसने कराया था? तो दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई किसने कराया? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराया था? राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने कराया था, ठीक है ना। चनउदड़ो की खुदाई किसने किया था? अमलानंद घोष ने, ठीक है ना, सॉरी, चनउदड़ो की खुदाई एनजी मजुमदार ने किया था, एनजी मजुमदार, मजुमदार, ठीक है ना, एमजी मजुमदार और मैकी ने कराया था। रोपड़ की खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त, यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है ना, यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और आलमगीरपुर का इनका भी यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। और रंगपुर का, तो रंगपुर का रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ने, ठीक है ना। उसके अलावा लोथल का भी रंगनाथ राव ने, ये ध्यान रहे, रंगनाथ राव। उसके अलावा कालीबंगा की खुदाई भी किसने करवाया था बाबू? कालीबंगा का अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली बात। तो ये जो खुदाई करता है ना, ठीक है ना। अब हड़प्पा वाला आपको नहीं दिख रहा होगा, तो हड़प्पा वाला यहां पर लिख देते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप कहोगे
तो पहले तो पाकिस्तान में, हड़प्पा कहाँ स्थित है बाबू? पाकिस्तान के पंजाब में, ठीक है ना भाई साहब। किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। खुदाई किसने कराया था? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने, ठीक ना। ये वाला छूट ऊपर से कट रहा था, हमने देखा, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा अलग से, ये ना, ठीक है ना, आपको दिक्कत ना हो। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है, रावी नदी के तट पर है, दयाराम साहनी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था। तो ये जो हमने लिखाया ये वाला पॉइंट, ये आपको बहुत ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। भूलोगे तो बाबू गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, रोपण, आलमगीरपुर, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुतकांगेडोर, दैमाबाद, दैमावली, मुंडीगाक और सोतुरगई, ठीक है ना। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये भी भाई साहब हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में। चनूदड़ो भी सिंध प्रांत पाकिस्तान के, ठीक है ना। रोपण पंजाब में, ठीक है ना। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। रंगपुर गुजरात में, लोथल गुजरात में, ठीक है ना। कालीबंगा राजस्थान में, ठीक है ना। धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, सुतकांगेडोर पाकिस्तान में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, बनावली हरियाणा में, मुंडीगाक अफगानिस्तान में, सोतुरगोई अफगानिस्तान में। और पूछता है कि बताओ हड़प्पा किस नदी के? रावी नदी के। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चनूदड़ो सिंधु नदी के, रोपण भाई साहब सतलज नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर, रंगपुर मादल नदी के तट पर, लोथल है भोगवा नदी के तट पर, कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर। भाई साहब पूछ लेता है कभी कभी इन महत्वपूर्ण स्थलों का कि भाई साहब इनके उत्खनन करता कौन है, ठीक है ना। यहाँ पर खुदाई कार्य कौन करवाया था? तो हड़प्पा की खुदाई करवाए थे दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का कराए थे भाई साहब राखालदास बनर्जी, चनूदड़ो के कराए थे एनजी मजूमदार और मैके साहब ने करवाया था, ठीक है। रोपण की उत्खनन कार्य किसने कराया था? यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। आलमगीरपुर की उत्खनन कार्य किसने कराया था? तो यज्ञदत्त शर्मा। इन दोनों जगहों का उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। रंगपुर और लोथल दोनों जगहों का उत्खनन कार्य किसने करवाया था? तो रंगनाथ राव ने कराया था, ठीक है। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने कराया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं, अब इनमें से एक एक स्थल उठा करके पढ़ते हैं कि बताओ, पूछता है कि बताओ कब्रिस्तान कहां से मिला, पासा कहां से मिला, इक्का गाड़ी कहां से मिला, पुरोहित आवास कहां पे मिला, श्रमिक आवास कहां से मिला है, ठीक है ना, ठीक है। ताबूत कहां मिला, लकड़ी का ताबूत कहां मिला, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बताओ मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली, कांसे की मूर्ति कहां से मिली, नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली, पशुपति देव का मूर्ति कहां से मिली, दाढ़ी वाले पुरोहित का मूर्ति कहां से मिला। ऐसे करके क्वेश्चन जो पूछता है, बताओ जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, वो वाला अब एक एक करके हम लोग इनमें से महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण स्थल और पुरातात्विक साक्ष्य, इसे मिटाते हैं। अब डालो एक एक स्थल, ठीक है ना। अब डालो हड़प्पा। सबसे पहले स्थल का नाम हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा लिखो, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में दो तीन पॉइंट हैं, उसे लिखते हैं हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले जैसे देखो, सर्वप्रथम 1826 में 1826 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स चार्ल्स मैसन मैसन चार्ल्स मैसन। सबसे पहले कौन था? चार्ल्स मैसन। एक बार सबसे पहले चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति था, उसने कहा कि 1826 में बताया, कहा कि भारत में एक सभ्यता दबी हुई है। उसने बताया कि भारत में एक सभ्यता दबी हुई है। पंजाब क्षेत्र में वो कुछ काम करा रहा था, उसी दौरान उसने बताया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता दबी हुई है, कोई प्राचीन सभ्यता दबी हुई है, जिसे हड़प्पा सभ्यता आगे चल के खोजा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले पूछ लेगा कि हड़प्पा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो आप बोलोगे चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। चार्ल्स मैसन, ठीक है। क्या नाम था उसका? 1826 में दिया, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में जानकारी दिया। दूसरी बार आगे चल के 1921 में, कब बाबू? 1921 में दयाराम साहनी ने यहां पर उत्खनन कार्य करवाया, उत्खनन कार्य कराया, ठीक है ना, कार्य कराया। आपको बताया, पहले ही लिखा दिए हैं, अब सब में नहीं लिखाएंगे, सीधे डायरेक्ट पुरातात्विक पे आएंगे, क्योंकि ये पहली बार खोजा गया पहला स्थल था, तो इस वजह से इसके बारे में बताया, ठीक है ना। 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा के बारे में जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। उत्खनन कार्य किसने करवाया था? 1921 ईस्वी में। कौन? दयाराम साहनी महोदय, ठीक है। अब यहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य लिखो, यहां से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या जब खुदाई हुई तो बाबू यहां से क्या मिला, ठीक है ना। यहां से जब खुदाई होने पे क्या क्या मिला, तो लिखो, एक कब्रिस्तान मिला, ठीक, कब्रिस्तान मिला, ठीक है। उस कब्रिस्तान का नाम लिखा गया HR 37। क्या रखा गया? HR 37, ठीक है ना। कब्रिस्तान का नाम है, तो पूछेगा कब्रिस्तान कहां से मिला है, तो आप कहोगे हड़प्पा से। उस कब्रिस्तान का क्या नाम रखा गया? HR 37। क्या नाम है बाबू? HR 37। कब्रिस्तान कहां से मिला? हड़प्पा से। दूसरा लिखो, अन्नागार प्राप्त हुआ है, अन्नागार, ठीक है ना। दूसरा मिला स्नानागार मिला, ठीक है ना। और लिखो, यहां से मिला पासा मिला है। क्या मिला है? पासा, वो खेलने वाला पासा, ठीक है ना। और लिखो, अब देखो, अन्नागार का मतलब होता है जहां पे अनाज को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है ना। तो जो अन्नागार मिला है वो 6-6 के पंक्तियों में मिला है। कितने कैसे पंक्तियों में? 6-6 के पंक्तियों में। जैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 2 रो में 6-6 के पंक्तियों में मिला है। 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके अन्नागार मिला है। इस प्रकार 2 मिला है, ठीक है ना। 2 पंक्तियों में 6-6 के रो में अन्नागार मिलता है। ये कमरे हैं जहां पर अनाज रखे जाते थे, ठीक है ना। ऐसे कितने कमरे? 6-6 के रो में, ठीक है ना। 5 6, ठीक है ना। ऐसे 6-6 कमरे बने हैं। ऐसे 2
पंक्तियों में 6-6 कमरे बने हैं, ठीक है ना। कहां से मिला बाबू? ये मिला है आपका हड़प्पा से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। स्नानागार, नहाने का भाई साहब, जैसे आपने देखा होगा कोई धार्मिक स्थल पे जाते हो तो चारों तरफ से क्या बनाया जाता है? एक सीढ़ी नुमा एक तालाब बनाई जाती है, ठीक है। उसी तरह जहां पर नहान करने के सामूहिक स्नान के लिए रखा जाता है, ऐसे तालाब बनाए गए। तो स्नानागार मिला है कहां पर? हड़प्पा से। पासा मिला है, खेलने वाला जो पासा होता है, ठीक है ना। और लिखो ताबूत मिला है, सवादान। जैसे ताबूत का मतलब होता है लकड़ी का ताबूत, ऐसे लिख लो पहले, लकड़ी का ताबूत, ताबूत, ठीक है, लकड़ी का ताबूत। अब ये ताबूत क्या होता है? आपने फिल्मों में देखा होगा, और खास करके ईसाई लोगों में, कि ताबूत में रख करके, गड्ढा खोद करके मृतक को दफनाते हैं। लकड़िया का बनवा देते हैं ना, बक्सवा लकड़िया का बनवा करके गड्ढा खोद के उसी में दफना देते हैं मरे हुए व्यक्ति को, तो वही ताबूत है, ठीक है ना। लकड़ी का ताबूत मिला है, इसी कब्रिस्तान वाले क्षेत्र से मिला है, ठीक है ना। HR 37 वाले क्षेत्र से क्या मिला है? लकड़ी का ताबूत मिला। तो पूछ लेगा कि लकड़ी का ताबूत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको बताना है कि भाई साहब हड़प्पा से मिला। और क्या क्या मिला भाई साहब यहां से? और बता सकते हो आप, यहां से इक्का गाड़ी बता सकते हो, इक्का गाड़ी, ठीक ना। इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी क्या होता है? आपने रथ देखा होगा ना, और दूठे घोड़े में जो खींचे हैं और पिछवा दूठे पहिया लगा होता है, ठीक है ना। वही इक्का गाड़ी, उसी के समान उस समय का सोच लेना। तो इक्का गाड़ी उसी तरह का इक्का गाड़ी था, ठीक है ना। तो इक्का गाड़ी कहां से मिला है? तो ये भी आपको बताना है, हड़प्पा सभ्यता से। तो ये सारे स्थल हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। एक चीज और इसमें लिख सकते हो, श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास मिला है, श्रमिक आवास, ठीक है ना। श्रमिक आवास कहां से मिला है? ये भी आपका हड़प्पा सभ्यता से मिला है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्वेश्चन पूछे, ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि HR 37 कहां से मिला है, लकड़ी का ताबूत कहां से मिला है भाई साहब, श्रमिक आवास कहां से मिला है, इक्का गाड़ी कहां से मिला है। और इसके अलावा इसमें लिख लो उर्वरता की देवी, एक और लिख लो यहां से, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। अब एक ऐसा मतलब मुहर मिला है, एक मुहर मिला है, उस मुहर पर एक औरत लेटी हुई है जमीन पर, और जमीन पर लेटी हुई है और उसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है, दिखाया गया है। तो उसी के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि ये उर्वरता की देवी और पृथ्वी की देवी है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि उर्वरता की देवी की मूर्ति कहां से मिली है या चित्र कहां से मिला है, तो आपको हड़प्पा लगा कर आना है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता से ही उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, ठीक है ना। और एक चीज और लिख लो, तांबे का मापक मिला है, तांबे का मापक, मापक, ठीक है ना, तांबे का मापक मिला है। तांबे का मापक कहने का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे जैसे किसी चीज को मापने के लिए तांबे का बनाया गया, उस पर अपना उस काउंटिंग किया गया, ठीक है ना। तो इस आधार पे पूछ लेगा कि तांबे का मापक कहां से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है तांबे का मापक, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना। और अगला पॉइंट अगर इसमें, अगर इक्का गाड़ी हो गया, ताबूत हो गया, बस इतना आप लोग नोट कर लो, ये हो गया। पॉइंटिंग कर लो, जैसे देखो यहां से करो, चलो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। श्रमिक आवास 3, 4 इक्का गाड़ी, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना। तो कुल कितने? 9 आपको लिखाएं हड़प्पा सभ्यता से। क्या क्या था हमने बताया? लकड़ी का ताबूत था, इक्का गाड़ी था, पासा था, ठीक है ना, तांबे का मापक यंत्र था, उर्वरता की देवी थी, अन्नागार था, स्नानागार था, ठीक है ना। तो ये सारे आपके HR 37 था, कब्रिस्तान का नाम क्या था? HR 37 था, ठीक है। इतने सारे चीज आपको ध्यान में रखना। श्रमिक आवास और इक्का गाड़ी, इतने आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे स्थल कहां से मिले हैं, सारे के सारे हड़प्पा से। एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखो कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है। हड़प्पा सभ्यता से इक्का गाड़ी मिला है, तांबे का मापक मिला है, पासा मिला है भाई साहब, पासा खेलने वाला पासा, श्रमिक आवास मिला है, स्नान करने के लिए स्नानागार मिला है, अनाज को भंडारण करने के लिए अन्नागार मिला है, 6-6 के पंक्तियों में मिला है, ठीक है ना, 2 पंक्ति 6-6 के रूप में, ठीक है ना। उसके अलावा आपका लकड़ी का ताबूत मिला है, कब्रिस्तान HR 37 मिला है, ठीक है ना। इतना कुछ है। अब आते हैं हम लोग अगले वाले पे, हड़प्पा पे के बाद मोहनजोदड़ो पे, ठीक है ना। अगला स्थल लिखो मोहनजोदड़ो, अगला लिखो मोहनजोदड़ो, अगला स्थल मोहनजोदड़ो, ठीक है। लिखो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, ऐसे स्टार बना के लिखो इसका उत्खनन कार्य, इसका उत्खनन, उत्खनन कौन कराया था बाबू? 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने कराया था, राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है ना। कौन कराया बाबू? राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसने कराया? राखाल दास बनर्जी। अब यहां से मिला क्या है, ठीक है ना, क्या क्या प्राप्त हुआ है ये देख लेते हैं, क्या क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है, क्या क्या प्राप्त हुआ है अब देख लो। हमने देखो 3 चीज तो कॉमन है, क्या चीज? 3 चीज कॉमन है। पहला नंबर, हड़प्पा से भी क्या मिला था बाबू? पासा मिला था, यहां भी पासा मिला। हड़प्पा से बाबू क्या मिला आपको? स्नानागार। लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार मिलेगा, ठीक है ना, बृहद स्नानागार मिलेगा, ठीक है ना। और तीसरा, बृहद अन्नागार मिलेगा, बृहद अन्नागार मिलेगा, अन्नागार मिलेगा। वहां पर क्या था? स्नानागार था, अन्नागार था, लेकिन छोटा वाला। लेकिन बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। चौथा लिखो, वहां पर क्या मिला? श्रमिकों का आवास मिला। हड़प्पा में क्या मिला था? श्रमिक आवास। लेकिन यहां पर क्या मिलेगा? पुरोहितों का आवास लिखो, पुरोहितों का नहीं, हाँ, पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास। वहां पर क्या था? वहां पर था आपका श्रमिकों का आवास, यहां पर पुरोहितों का आवास, ठीक है ना, ये लिख लो, पुरोहितों का आवास। पांचवा लिखो, मेसोपोटामिया का मुहर, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का मुहर मिला है,
ठीक है। तो पूछा गया क्वेश्चन कि मेसोपोटामिया का मुहर कहां से मिला है, तो क्या लगाओगे, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। और आपको ध्यान में रखना है कि पूछेगा बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। बृहद अन्नागार कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। पुरोहितों का आवास कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया का मुहर कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। और लिखो इसमें, लिखो पांचवा के बाद छठा, पशुपति शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। सातवां लिखो, सातवां लिखो मातृदेवी की मूर्ति, मातृदेवी की मूर्ति, मूर्ति। ठीक है ना। आठवां लिखो कांसे की, कांसे की नृत्य करती नर्तकी, कांसे की नर्तकी। ठीक है ना। मतलब एक नृत्य करती एक महिला दिखाई बनाया गया है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि कांसे की नर्तकी कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। कांसे की जो किसका बना है, कांसे का बना है। ठीक है ना। तो ध्यान रहे कांसे की नर्तकी कहां से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है। पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली है, तो ये भी यहीं से मिला है। आठवां, नौवां लिखो, ऊपर नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिखते हैं। नौवां लिखो दाढ़ी वाले पुरोहित की, दाढ़ी वाले पुरोहित, पुरोहित की मूर्ति भी कहां से मिली बाबू, मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। जिसकी तुलना मोदी जी से की जाती है। ठीक है ना। उसके भी ऐसे दाढ़ियां जैसे मोदी जी वाले दाढ़ियां। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर पूछ ले कि दाढ़ी वाला पुरोहित कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है। मेसोपोटामिया का मुहर कहां से मिला है, तो ये भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। अब नोट करके एक चीज लिखो, नोट लिखो, पिग्गट महोदय ने, पिग्गट, पिग्गट महोदय ने, पिग्गट महोदय ने, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है ना, कहा। ठीक है ना। दोनों में समतुल्यता थी, इस वजह से पिग्गट एक इतिहासकार थे, विदेशी इतिहासकार थे, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा कि ये जुड़वा राजधानी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना कि किस व्यक्ति ने कहा है कि जुड़वा राजधानी है, तो पिग्गट महोदय ने। ठीक है ना। पिग्गट महोदय ने किसको कहा था, किसको किसको जुड़वा राजधानी कहा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा कि ये जुड़वा राजधानी है। ठीक है ना। और बाबू लिखो एक चीज, एक चीज और लिखो नोट करके, नोट में एक और लिखो, नोट में एक लिखो, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। ठीक है ना। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तो ये वाला आप लोग नोट कर लो। और अगर और 9वें पॉइंट के साथ, अगर जैसे देखो जब भी आप क्या करो, पुरातात्विक साक्ष्य लिखो ना किसी भी स्थल का, तो 2-3 लाइन छोड़ दिया करो। जब प्रैक्टिस सेट लगाना तो एक आध क्वेश्चन और भी मिल जाएगा, एक आध पुरातात्विक साक्ष्य और मिल जाएगा जो आप बता सकते हो। ठीक है ना। आप और एक चीज लिख सकते हो, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। ठीक है ना, स्वास्तिक। ठीक है ना। स्वास्तिक का चिन्ह भी कहां से मिला है, मेसोपोटामिया से, सॉरी मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक यही वाला जो ऐसे स्वास्तिक बनता है ना। ठीक है ना। उल्टा बन गया हो तो माफ करना दोस्तों, बट मुझे बस आपको आइडिया दिलाने के लिए स्वास्तिक बना रहा हूं कि स्वास्तिक कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है ना। ऐसे ही कुछ शायद बनता है। तो आपको ये वाला चिन्ह भी कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है ना। अब ये आप लोग लिख लो। ठीक है। अब ये हो गया, आपको ध्यान में रखना। ठीक है। एक बार रिवीजन करा देते हैं। जैसे देखो हमने कहा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ, 1922 में। किसने कराया, तो राखालदास बनर्जी ने कराया। और पूछे कि पुरातात्विक साक्ष्य यहां से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो आप क्या बताओगे कि आप बताओगे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, दाढ़ी वाला पुरोहित मिला है भाई साहब, पासा मिला है, बृहद स्नानागार मिला है, बृहद अन्नागार मिला है, पुरोहितों का आवास मिला है, मेसोपोटामिया का मुहर मिला है, पशुपति शिव की मूर्ति है यहीं पर, मातृदेवी की मूर्ति मिली है भाई साहब, कांसे की नर्तकी मिली है। ठीक है ना। उसके अलावा 2 हमने आपको बताया कि नोट में कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा, तो पिग्गट महोदय ने कराया। ठीक है ना, कहा था। और दूसरी बात हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है ना। अब एक चीज आप यहां देख करके बताइए कि मेसोपोटामिया का मुहर अगर हड़प्पा सभ्यता में मिल रहा है, वो भी मोहनजोदड़ो में, इसका मतलब दोनों देशों के बीच में व्यापार होता रहा होगा कि नहीं होता रहा होगा, अनुमान लगा सकते हो। दोनों देशों के बीच में संबंध रहा होगा कि नहीं रहा होगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हो। अगर पूछ ले कि कभी बताओ मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था कि नहीं होता था, तो बता देना हाँ होता था। बताओ संबंध था कि नहीं था, तो बता देना था। क्यों, क्योंकि भाई साहब उनका मुहर हमारे यहाँ क्या करने आ रहा था, भाई पिज्जा खाने तो आया नहीं होगा, कुछ करने तो आया होगा। ठीक है। तो मुहरों का इस्तेमाल व्यापार के रूप में या मुद्रा के रूप में होता था। जैसे आप चेक ले जाते हो ना, भजाते हो ना, चेक दे देते हो तो पैसा मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शायद मुहरों का काम या सील का काम यही रहा होगा उस समय। अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा मतलब कंफर्म नहीं है, क्योंकि राजनीतिक साक्ष्य, प्रशासनिक साक्ष्य बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि अभी एक तो हम लोग हड़प्पा का जो लिपि है उसे अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, बस अनुमान पे लगा सकते हो। जब तक पढ़ा नहीं जा सकता है तब तक आप अनुमान लगा सकते हो। अब अगला है, अब अगले लोकेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला लोकेशन है डालो चनहुदड़ो। अगला लोकेशन चनहुदड़ो। ठीक है ना। एनजी मजुमदार द्वारा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। सिंध में, सिंध नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। इसके उत्खनन कार्य किसने कराया था, तो एनजी मजुमदार और मैके ने कराया था। ये तो लिखा चुके हैं। अब हमको सीधे देखना है कि चनहुदड़ो से क्या क्या मिला है। ठीक है ना। तो लिखो चनहुदड़ो से पहला नंबर तो लिपस्टिक मिला है।
पहला नंबर लिखो लिपस्टिक, क्या मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। तो आगे पूछ ले भाई साहब सौंदर्य प्रसाधन, ठीक ना, तो भी लगा कर आ जाना, लिख लो सौंदर्य, सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य कहां से मिला है? तो चनूदड़ों से। लिख लो कंघा, कंघा का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लिख लो यहीं से मिला है। अगला और लिख लो भाई साहब चनूदड़ों, बिना दुर्ग वाला, बिना दुर्ग वाला शहर था, बिना दुर्ग वाला शहर था, ठीक है, शहर। अब ये बिना दुर्ग वाला शहर का मतलब क्या है? हड़प्पा सभ्यता में जो नगर मिले हैं वो कैसे थे? वो दो तरीके से, मान लो ये कोई शहर है, ठीक है ना, मान लो ये शहर है, तो ये शहर कैसे होते थे? शहर दो भागों में डिवाइड होते थे, ऐसे करके, ठीक है ना, दो भागों में डिवाइड होते थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, शहर दो भागों में डिवाइड होते थे, ऐसे करके, ठीक है। अब ये क्या है? एक शहर भाई साहब ऐसा होता था जो चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई थी, ठीक है, चारों तरफ से बाउंड्री से किला बंद होता था, ठीक है ना, ये भाई साहब मान लो कि ऐसे करके किला बंद था चारों तरफ से। और दूसरा एक ही नगर है कि भाई साहब ये दोनों एक ही नगर के दो हिस्से हैं, ठीक है ना, एक ही नगर के दो हिस्से हैं। एक नगर ऐसा, नगर का एक क्षेत्र ऐसा था जो चारों तरफ से किला बंद था, अर्थात दुर्ग बना था, ठीक है ना, और एक था बिना दुर्ग वाला। एक जो बिना दुर्ग वाला था उसे निचला शहर कहते थे, और ऊपर वाला मतलब उच्च शहर कहते थे ना, लोअर टाउन, और लोअर टाउन इसे कहते थे लोअर टाउन, और इसे कहते थे अपर टाउन, ठीक है ना, इसे कहते थे अपर टाउन, इसे कहते थे लोअर टाउन। अपर टाउन जो था वो क्या था? किलाबंद था, चारों तरफ से दीवारें चली हुई थी जिन्हें दुर्ग कहा जाता था, ठीक है ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा स्थल है जो बिना दुर्ग था, उसका नाम है चनूदड़ो। और भाई साहब एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिना दुर्ग वाला शहर कौन है, तो लिख देना चनूदड़ो। एकमात्र हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थल है जो बिना दुर्ग का था, ठीक है ना। बाकी शहर कैसे हैं? दो हिस्सों में बटे हैं। शहर कैसे थे? दो हिस्सों में बटे थे, और एक भाई साहब क्या था? किलाबंद था, जिसे अपर लोअर अपर टाउन कहते थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो बिना दुर्ग वाला शहर एक ही शहर था जिसका नाम चनूदड़ो था, ठीक है ना, आपको ये ध्यान में रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बिना दुर्ग वाला शहर कौन था? चनूदड़ो। लिख लेना, इसके आगे लिख लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन में एकमात्र, एकमात्र, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एकमात्र शहर कौन था बिना दुर्ग वाला? चनूदड़ो था। अगला पॉइंट लिखो बाबू, यहां से मिला है बैलगाड़ी का साक्ष्य, बैलगाड़ी का साक्ष्य लिखो, बैलगाड़ी का साक्ष्य, ठीक है ना, बैलगाड़ी का साक्ष्य। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। तो पूछ लेगा सीधे बैलगाड़ी का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको बताना है, ठीक है ना। लिखो अगला, वक्राकार ईंटें, वक्राकार, वक्राकार ईंटें। अब ये कैसे ईंटें हैं बाबू? वक्राकार ईंटें कैसे हुए? इसके सामने भी लिखो केवल यहीं से, केवल यहीं से, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एकमात्र जगह है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुए। देखो ईंटें कैसे होते हैं, आप देखोगे तो ईंटें इस तरह होते हैं, ठीक है ना, वर्गाकार होता है, ठीक है ना, आयताकार होता है, आयत की तरह होता है, ऐसे, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा भी था भाई साहब, यहां वाला जो ईंटा है, चनूदड़ों में जो ईंट बने थे वो इस तरह थे, ठीक है ना, कुछ इस तरह के ईंटें बने हुए थे, थोड़ा वक्र के आकार में, ठीक है ना, थोड़ा सा अर्धगोले के रूप में बने हुए थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वक्राकार ईंटें कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। वक्राकार ईंटें एकमात्र जगह से मिला है। और क्वेश्चन भी पूछा गया, क्यों? क्योंकि भाई साहब अपवाद है ना, तो जहां अपवाद वाली बात आ जाएगी, बाकी जगह पे सही सही ईंटें लग रहे हैं, एक जगह पे टेढ़ मेढ़ ईंटा लगा था, तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे बिना दुर्ग वाला पूछा गया एसएससी सीजीएल में, वक्र वाला भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वक्राकार ईंटें कहां से मिले हैं? तो आपको चनूदड़ों से लगा कर आना है, ठीक है ना। अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है, लिख लो अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। अलंकृत हाथी का साक्ष्य कहां से मिला है? तो आप कहोगे यहीं से मिला है, ठीक है ना। अब ये आपका था चनूदड़ों वाला, ठीक है ना। तो चनूदड़ों का आपको ध्यान में रखना, चनूदड़ों से क्या मिला? लिपस्टिक मिला, कंगा मिला, बिना दुर्ग वाला शहर था, बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला, वक्राकार ईंटें मिले, अलंकृत हाथी का साक्ष्य मिला, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला वाला हम लोग चलते हैं, अगला लोथल की तरफ चलते हैं। अगला लोकेशन हम लोग का है बाबू लोथल। लोथल से क्या क्या मिले हैं ये भी देख लेते हैं। अब एक दो दो आने हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं है। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लिखो लोथल से मिला क्या? गोदीवाड़ा मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा, ठीक है, गोदीवाड़ा जहाज निर्माण का स्थल, एकदम स्टार लगा लेना, जहाज निर्माण का स्थल, ठीक है ना, जहाज निर्माण स्थल या बंदरगाह लिख लेना, ठीक है ना, ये बना, ठीक है ना। गोदीवाड़ा कहां से मिला बाबू? तो ये आपके गुजरात के लोथल नामक शहर से मिला, ठीक है ना। कहां से मिला है? लोथल से। जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली, ठीक है, यहां से जल निकासी प्रणाली का अच्छा मतलब बेहतरीन जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेहतरीन जल निकासी प्रणाली का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से ही मिला है, ठीक है ना। और लिख लो युग्मित युग्मित समाधि, युग्मित समाधि का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। युग्मित समाधि मतलब एक साथ दो लोगों को दफन करने का साक्ष्य मिला है। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई साहब ये स्त्री पुरुष का है, इसलिए ये क्या है? सती प्रथा का भाई साहब यहां से प्रमाण मिलता है कि भाई साहब कुछ ऐसे मतलब तर्क लगाते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के आधार पर, क्योंकि युग में समाधि मिला है तो इन्हीं के आधार पर वहां पर ये बातें बोल दिया जाता है। तो पूछ लेगा कि एक साथ दो लोगों को दफन करने का साक्ष्य कहां से मिला है? तो लोथल से मिला, ठीक है ना। और लिख लो, और एक आध पॉइंट इसमें है, धान की भूसी मिली है, धान की भूसी, धान की भूसी मिली है, प्रशासनिक भवन मिला है, ठीक है ना, प्रशासनिक भवन मिला है,
प्रशासनिक भवन कहां से मिला है? तो ये भी आपका लोथल से ही मिला है, ठीक है ना। तो ये सारे स्थल हैं, ये सारे काम है, ठीक है ना। इतना आप लिख लो। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं अगला। अब लिखो धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। लिखो यहां से पहला नंबर तो क्रीड़ा स्थल मिला है, क्रीड़ा स्थल, स्थल, ठीक है ना। क्रीड़ा स्थल मतलब खेलने का मैदान, स्टेडियम पूछा गया क्वेश्चन, स्टेडियम, ठीक है ना। जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, जल संरक्षण का प्रमाण मिला है, जल संरक्षण का प्रमाण मिला है, ठीक है ना। जल संरक्षण का प्रमाण मिला है, ध्यान रहे ये सब बातें। जल संरक्षण का प्रमाण कहां से मिला है? तो धौलावीरा से। और लिखो क्रीड़ा स्थल के साथ साथ और इसमें मिला है धौलावीरा में जल संरक्षण होगा, क्रीड़ा स्थल हो गया, और एक लिख लो इसमें धौलावीरा, लिखो धौलावीरा, वीरा तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित था, विभाजित था, ठीक है। अब देखो ये तीन भागों में विभाजित होने का मतलब हमने बताया कि कोई शहर था, वो कितने भागों में विभाजित था बाबू? दो शहर, अपर टाउन मिडिल टाउन में, ठीक है ना। अपर टाउन लोअर टाउन में विभाजित था, दो भागों में विभाजित था। लेकिन धौलावीरा ऐसा शहर था जो भाई साहब तीन भागों में विभाजित था, ठीक है ना। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित था। तो ये अपवाद है, तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लोअर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन, अपर टाउन, ठीक है ना। ये तीन भागों में डिवाइड था, कौन? धौलावीरा। बाकी सब कितने में? दो भागों में विभाजित थे। लेकिन ये ऐसा शहर था जो तीन भागों में विभाजित था, तो ये अपवाद हो गया। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने का ज्यादा संभावना है कि धौलावीरा ऐसा कौन सा शहर था, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जो तीन भागों में डिवाइड था? तो क्या बताओगे? तो धौलावीरा ही ऐसा स्थल है जो तीन भागों में डिवाइड है, ठीक है ना। ध्यान रहे इसे। और लिखो धौलावीरा के बारे में अभिलेख की खोज हुई है, यहां से अभिलेख का साक्ष्य मिला है। लिख लो ये भी अभिलेखीय साक्ष्य मिला, अभिलेखीय साक्ष्य मिला, ठीक है ना। अभिलेखीय साक्ष्य मिला, ठीक है। ये सारे और एक नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो, नोट। इसका धौलावीरा का अर्थ होता है, धौलावीरा का अर्थ होता है, अर्थ सफेद, धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं, सफेद कुआं, ठीक है ना। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। धौलावीरा का अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ये ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है ना। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं होता है। ऐसा क्यों? एक्चुअली धौलावीरा जो क्षेत्र है ये गुजरात वाले क्षेत्र में है, नदी के समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र है। तो वहां पर अधिकतर क्षेत्रों में नमक जमे होने के कारण, ठीक है ना, पानी की जगह पे नमक की स्थिति देखने के कारण इसे, और नमक कैसा होता है आपको पता है? सफेद होता है। तो इस वजह से उसकी संज्ञा दे दी गई किससे? सफेद कुएं के रूप में, ठीक है ना। ध्यान रहिए वाली बात आपको, ठीक है ना। अब लिखो अब अगला है, आप लोग लिख लिए होंगे, आप लिखते रहिए, हम मिटा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग लिखना नहीं है, आप लोग को लिखना है, पूरा पूरा नोट बना देना है, ठीक है ना। अब अगला लिखो कालीबंगा, कालीबंगा अगला है बाबू, हेडिंग डालो कालीबंगा, ठीक है ना। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। अब कालीबंगा से क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। अब देखो यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कालीबंगा साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कुत्ता द्वारा, सॉरी सॉरी ये वाला कुत्ते वाला नहीं, लिखो लकड़ी का हल मिला है, यहां से लकड़ी का हल मिला है, ठीक है ना। कालीबंगा से लकड़ी का हल मिला है। और लिखो भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। और लिखो शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है। तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल मिला है। और लिखो धूप में सुखाए ईंट, धूप में सुखाए ईंटों का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। ईंटों का साक्ष्य मिला है। और लिखो अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये सारा। तो कालीबंगा कहां पर स्थित है? राजस्थान में, ठीक है ना। कालीबंगा कहां स्थित है? राजस्थान में। इसके उत्खनन कार्य कौन कराया था? तो अमलानंद घोष कराए थे, ठीक है ना। घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये सारा कुछ हो गया है, पहले ही आपको बताएं। यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं ये आपको बता रहे हैं। जैसे यहां से आपको क्या क्या मिला, हमने बताया जूता हुआ खेत मिला है, धूप में सुखाए हुए ईंटें मिले हैं, ठीक है ना। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, भूकंप का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। ये सारे बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ठीक है ना। अलंकृत ईंटें मिले हैं, तो ये सारे आपको ध्यान में रखना। सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ धूप में सुखाए हुए ईंटे का साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपको कालीबंगा लगाकर आना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले वाले पे।
शल्य चिकित्सा का मतलब है ऐसा एक साक्ष्य मिला है जहां पर किसी चीज को मतलब चीड़-फाड़ जैसे नहीं होता चीड़-फाड़ वाला ऑपरेशन करना, ये वाला चीज आप देखोगे सीने का मतलब कहीं पे कटा-फटा मतलब चोट को सीने का साक्ष्य मिला है। तो उसी के आधार पर शल्य चिकित्सा नाम दिया गया कि शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कहां से मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि कालीबंगा से, ठीक है ना। धूप में सुखाए हुए ईंटें कहां मिले हैं, ये सब पूछा गया। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, तो कालीबंगा से, ठीक है ना। ये अब नोट करके लिख लो, एक चीज नोट करके लिखो, उसी में नोट करके, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां या आग में पकी हुई चूड़ियां, ठीक है ना। पकाई हुई चूड़ियां, जैसे आग में पकाया जाता है तो क्या होता है, जल जाती है, जली हुई चूड़ियां, ठीक है ना। जली हुई चूड़ियां तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। काले रंग की चूड़ियां, ये कालीबंगा का अर्थ होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, चूड़ियां। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है, सफेद कुआं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। तीनों ही आपका कम्युनिटी पोस्ट में आज ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ा है, ठीक है, और तीनों आपको पढ़ा भी दिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला, धौलावीरा का अर्थ सफेद कुआं, उसके बाद कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। पूछे थे इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। तो कम्युनिटी पोस्ट वाला भी आप लोग देख लो। अब अगला है बाबू, अब दो एक हैं, ज्यादा नहीं है। अब लिख लो सुरकोटदा। अगला है सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ है, तो ये गुजरात में, ठीक है ना। यहां से क्या मिला है बाबू, घोड़े की हड्डी मिली है, ठीक है ना। लिख लो घोड़े की हड्डी मिली है, हड्डी मिली है, ठीक है ना। अगला लिखो, अगला स्थल है, अगला स्थल लिखो बनवा, अगला लिखो रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर कहाँ है बाबू, ये भी गुजरात में है, ठीक है ना। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। लिखो धान की भूसी मिली है, धान की भूसी मिली है, और ये ध्यान रखना है एक जगह पर और धान की भूसी मिली थी, ठीक है ना। तो दो जगह हो गया धान की भूसी। अब तीसरा लिख लो, एक लाइन है रोपण, यहां पर लिखो रोपण, रोपण कहाँ है बाबू, पंजाब में, रोपण पंजाब में। कहां पर स्थित है, रोपण पंजाब में, ठीक है ना। रोपण से मिला है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। रोपण से मिला है, ध्यान देने वाली बात है। यहां पर, यहां से मनुष्य, यहां से मनुष्य के साथ, ऐसे करके लिखो, यहां पर मनुष्य के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। साक्ष्य मिला है, समझ रहे हो। कुत्ते के साथ मालिक पूछे, कुत्ते के साथ मनुष्य पूछे, दोनों लगा देना। कहां से, रोपण से। अब यहीं पर लगे हाथ एक जगह और लिख लो बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम। यहां से, यहां पर मनुष्य के साथ या मालिक के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला, दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है, साक्ष्य मिला है। अब देखो ध्यान से, दो बात हमने बोल दिया, जो एक बात है हाई बुर्ज होम और एक बात रोपण। जब कहेगा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां से भाई साहब कुत्ते के साथ मालिक को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो लगा देना रोपण। और जब पूछेगा नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो बता देना बुर्ज होम। अब बुर्ज होम कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में भाई साहब। रोपण कहां है, तो पंजाब में, ठीक है ना, ठीक है ना, पंजाब में। रोपण किस काल का है, हड़प्पा काल का है, ठीक है ना, हड़प्पा काल का है। दोनों में अंतर है। देखो क्वेश्चन पूछेगा जब भी तो आपको ध्यान देना है, जब पूछेगा नवपाषाण काल का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो लगा देना बुर्ज होम। जब कहेगा नवपाषाण काल तब, और जब कहेगा बाबू कि हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो लगा देना रोपण। दोनों अलग अलग टाइम के हैं, ठीक है ना, दोनों का अर्थ सेम है, दोनों में ही कुत्ते और मनुष्य एक साथ दफनाए गए हैं, लेकिन हाई नवपाषाण काल का है और हाई हड़प्पा काल का है। बुर्ज होम नवपाषाण काल का है और ये हड़प्पा काल का है, तो दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये आज वाला हो गया। अब देखो आज का जो ये वाला टॉपिक हो गया, अब हम लोग को हड़प्पा सभ्यता में केवल पढ़ना है, धर्म पढ़ना है, उनका नगर नियोजन पढ़ना है, ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना उनका, ठीक है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है मतलब कहने का मतलब जैसे उन लोगों ने तांबा निर्माण किया, कांसा निर्माण किया, मूर्ति निर्माण किया, ये सारे क्या है, एक तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो है। माप बाट बटखरा विकसित किया, ठीक है, ये सारी चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। पशुपालन पढ़ेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, किस तरह से दूसरे देशों के साथ वो व्यापार करते थे, उनके सील मोहर इत्यादि, ठीक है ना, समाज पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही केवल रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।